हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरणा काइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज इस चैनल पे एक नई श्रृंखला की शुरुआत हो रही है, जिसमें क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को मेंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आज हम इतिहास से शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं, इतिहास एवं कला के, दूसरा सांख्यिकी के और तीसरा करंट अफेयर के। तो हम आज इतिहास की श्रृंखला से शुरू करते हैं। इसमें इतिहास के जो जितने प्रश्न बनते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस सारे प्रश्नों का आप लोगों का सिलसिलेवार ढंग से उस प्रैक्टिस कराया जाएगा। इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे नोट्स बनाते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं एग्जामिनेशन में, कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करते हुए आंसर को लिखते हैं। तो चलिए इसी क्रम में शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंधों को प्रकाश डालिए। आप लोगों को पता है कि मौर्य कला जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बीपीएससी का। एक एग्जामिनेशन के बाद से दूसरे एग्जामिनेशन में वो रिपीट करके पूछ देता है, या कभी कभी वो लगातार भी पूछ देता है। तो इस हिसाब से आप लोगों को मौर्य कला जो 38 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, फुल लेंथ में आता है, उसको आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके लिखते हैं, डायग्राम बना के लिखते हैं, फ्लो चार्ट या बना के लिखते हैं, तो इसमें पूर्ण नंबर आने की संभावना होती है। अतः आप इसको जो है अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आंसर के फॉर्मेटिंग को। इसमें अगर देखिए दोस्तों, कोई भी प्रश्न आप लिखते हैं तो उसकी शुरुआत एक कोटेशन से कीजिए, एक किसी विचार से कीजिए जो किसी महापुरुष के द्वारा दिया गया है। उससे क्या होती है कि प्रश्न की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त का कथन है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है। इससे आप शुरुआत कर सकते हैं, या बाकी आपको कोई भी कोटेशन याद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर की याद हो, या कोई भी महापुरुष जो कला के बारे में बोले हैं, कोई विदेशी साहित्यकार या कोई विदेशी दार्शनिक भी अगर कला के बारे में कुछ बोले हैं, तो उसके साथ भी आप शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं भूमिका। किसी भी प्रश्न की जो अभिव्यक्ति होती है वो भूमिका में ही परिलक्षित हो जानी चाहिए। तो आपकी भूमिका जो है वो बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। तो भूमिका शुरू करते हैं। इसमें है, कला का अर्थ एक ऐसी कलात्मक शिल्प या कौशल की प्रक्रिया से युक्त अनुभूति से है जो सृजनात्मक, सुंदर एवं सुख प्रदान करने वाली हो। एक राष्ट्र में शांति एवं जनता के सुखमय वैभवपूर्ण जीवन को कला एवं साहित्य के विकास के लिए उपयुक्त माना गया है। कला किसी भी संस्कृति के मूलभूत पहचान के साथ ही मानवीय जीवन की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। कला के दृष्टिकोण से मौर्य कला का भारतीय कला के इतिहास में एक युग विभाजक महत्व है, क्योंकि इसी समय कला में लकड़ी एवं एकाश्म पत्थर के प्रयोग से कला में निरंतरता और अस्थायित्व का समावेशन हुआ। तो ये दोस्तों इस तरह से आप भूमिका लिख सकते हैं। इस पर भी आप अपना भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं और उस तरीके से भूमिका बना सकते हैं। भूमिका आप ध्यान रखेंगे कि 1 या 2 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसमें पूरी की पूरी जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसकी पूरी समग्र जानकारी होनी चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन के आंसर की फॉर्मेटिंग। अगर आप खुद भी एग्जामिनर हों तो अगर आपको आंसर का फॉर्मेटिंग पहले करके दे दिया जाए तो पता होता है कि पूरा क्वेश्चन में किस तरह से आंसर लिखा गया है। तो एग्जामिनर के मन में एक क्या होता है कि पॉजिटिव चीज़ें आ जाती हैं। तो आप कोई भी आंसर लिखें उससे पहले उसकी फॉर्मेटिंग अवश्य कर लें। तो यहाँ पे देखिए कि मौर्य कला का हम फॉर्मेटिंग कर लिए हैं। कला का स्वरूप, विशेषताएं, आलोचना और बौद्ध धर्म के साथ संबंध। अब अगर देखेंगे मौर्य कला के स्वरूप में, तो मौर्य कला को इतिहासकार एवं समीक्षक निम्न 2 रूप में विभक्त करते हैं। पहला राजकीय कला, जो राजकीय प्रश्न में विकसित हुआ था, और दूसरा लोक कला, जो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित थी। अब मौर्यकालीन कला की बात करते हैं। इसमें कला को 2 भाग में विभाजित करते हैं, एक राजकीय कला या दरबारी कला, दूसरा लोक एवं मूर्ति कला। अगर राजकीय कला की बात करते हैं तो इसमें 3 शासकों के बारे में बताया जाता है मुख्यतः। एक चंद्रगुप्त कालीन कला, जिसमें पटना के कुम्हड़ार का है राजप्रसाद। दूसरा अशोक कालीन कला, जिसमें स्तंभ, स्तूप, पाषाण वेदिका एवं गुहा विहार आते हैं। और तीसरा दशरथ कालीन कला, जिसमें गुहा विहार आता है। लोक कला की बात आप करेंगे तो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो है वो लोक कला के अंतर्गत आती है। फिर राजकीय कला को डिटेल में हम लोग एलोबरेट करेंगे। उसमें चंद्रगुप्त कालीन कला है। तो राजकीय कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मगध सम्राट चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र स्थित कुम्हड़ार से प्राप्त राजा प्रसाद है। इसके सभा भवन की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस सभा भवन में 80 पाषाण स्तंभ है, जो 10 बाई 10 के 8 कतारों में लगा है। एरियन ने मौर्य कला की राजमहल की तुलना सूसा एवं एकवतना के राजमहल से की है। फाहियान ने इसे देवनिर्मित बताया, और पतंजलि ने उत्कट शब्दों में इस भवन का निर्माण की कला की प्रशंसा की है। आगे देखेंगे अशोककालीन कला। तो इसमें आती है पहले स्तंभ। मौर्यकालीन कला में स्तंभ एवं सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। अशोककालीन स्तंभों को औपदार बनाया गया था एवं निपुणता से काटा गया। फाहियान ने अशोक के 6 स्तंभ तथा ह्वेनसांग ने 12 स्तंभों को देखा था।
अगर आप स्तंभ की आकृति को देखेंगे तो देखेंगे कि इसमें जो है तना बना होता है, फिर मेखला होता है, फिर उल्टा कमल होता है, फिर कंठ होता है, उसके ऊपर चौकी बनी होती है और उसके ऊपर पशु आकृति होती है। आप एक बगल में भी चित्र बनाया गया है, आप इस प्रकार से बना सकते हैं और इस प्रकार से बना सकते हैं। स्तंभ के उदाहरण अगर देखेंगे आप तो देखेंगे लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ, रामपुरवा का स्तंभ, लौरिया अरेराज का स्तंभ, निगलीव, सारनाथ, बसरा बिसरा और संकिसा का स्तंभ। देखिए दोस्तों, इसमें दो तरीके से बनता है। एक आप स्तंभ बना के उसका नोटेशन करके भी छोड़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप स्तंभ का उदाहरण दे देते हैं तो ये आप थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं और स्टूडेंट से, तो एग्जामिनर के मन में आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव भाव आता है। तो इस तरह के कुछ जो है नवाचार आप करते रहेंगे अपने आंसर में। अब देखेंगे, अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा निर्मित नए संसद भवन में सारनाथ से प्राप्त स्तंभ की आकृति को लगाया गया है, जिसमें 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। इस तरह का अगर आप इतिहास के प्रश्न को लिख रहे हैं या पॉलिटी के प्रश्न को लिख रहे हैं या किसी भी प्रश्न को लिख रहे हैं, अगर इसमें थोड़ा करंट से आप इनपुट दे देते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। एग्जामिनर को पता लगता है कि आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और इसके डिमांड को पूरा कर रहे हैं। दूसरा देखेंगे स्तूप। अशोक ने स्तूप निर्माण की परंपरा को भी प्रोत्साहन दिया। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने बुद्ध के महापरिनिर्वाण जो कुशीनगर में हुआ था, उसके पश्चात उनके अस्थि अवशेषों पर निर्मित 8 स्तूपों को तुड़वाकर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। बौद्ध साहित्य में 4 प्रकार के स्तूपों का उल्लेख मिलता है, यथा शारीरिक, जिसमें अस्थियों एवं अवशेषों को रखा जाता है; परिभोगिक, जिसमें बुद्ध से संबंधित वस्तुएं रखी गई थी; उद्देशिक, इसमें वे स्तूप शामिल हैं जिनमें बुद्ध के जीवन घटनाओं से संबंधित पवित्र स्थल पर बनाए गए हैं; और संकल्पित, बौद्ध उपासक हेतु बनाए गए। बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर एवं मध्यम निकाय में स्तूप शब्द का अधिकतर प्रयोग हुआ है। तो ये 4 तरीके के स्तूप थे। लोग स्तूप बना के उनको छोड़ देते हैं, लेकिन आप इस तरह का 4 स्तूप के बारे में लिखेंगे तो ये जो है ब्यूटीनेस प्रदान करेगा उत्तर को। यहाँ देखेंगे स्तूप की जो है आकृति बनाई गई है। इसमें वेदिका है, तोरण द्वार है, मेधी है, अंड है, छत्र है, हर्मिका है और यष्टि है। आप देखेंगे दिशाओं के प्रतीक थे इसमें, तो आप देखेंगे कि पश्चिम में वरुण, पूर्व में इंद्र, उत्तर में सोम और दक्षिण में यम थे। अशोककालीन स्तूप का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सांची का स्तूप एवं बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित केसरिया का स्तूप है। देखिए यहाँ भी उदाहरण दे दिया गया है, तो आप इस तरीके से उदाहरण भी दे सकते हैं। अगला है पाषाण वेदिका। मौर्यकालीन स्तूप विहार वेदिकाओं से घिरे हुए होते थे। इनमें से कुछ भग्नावशेष मिले हैं। पाटलिपुत्रा की खुदाई में 3 वेदिकाओं के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। अगला है गुहा विहार। सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए चट्टानों को काटकर गुहा विहार बनवाया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष सुदामा गुफा आजीवों को दान में दे दी। अन्य गुफा यथा बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी जहानाबाद की गुफा में स्थित है। अगला है दशरथकालीन कला। दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी में गोपिका गुफा का निर्माण कर आजीविकों को दान में दे दिया था तथा इनके काल में निर्मित लोमेश ऋषि गुफा भी उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है मूर्तिकला, लोक कला, जो कला का दूसरा प्रकार था। इसमें आप देखेंगे तो साहित्यिक स्रोत आपस्तंभ, गुह्यसूत्र एवं कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र से हमें मौर्य काल के मूर्तिकला के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य कला के मूर्तिकला को 2 भागों में बांटा जा सकता है। स्तंभ के ऊपर यथा सिंह लौरिया नंदनगढ़ में, हाथी संकिसा में, बैल लौरिया अरेराज में। स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित तो दीदारगंज पटना में यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। बुंदेली बाग बुलंदी बाग पटना में है नारी एवं बालक की मूर्ति। लोहानीपुर पटना जैन तीर्थंकर की मूर्ति। और परखम मथुरा में क्या है, यक्ष की मूर्ति मिलती है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के साथ संबंध, जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था। आप एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जब आप क्वेश्चन लिखने जाते हैं तो बीपीएससी के प्रश्न में आप देखेंगे अधिकतर कि एक प्रश्न में 3-4 टॉपिक समाहित होते हैं। तो जब भी आप प्रश्न लिखेंगे तो उत्तर के डिमांड के हिसाब से सारे प्रश्नों को उसी भाग में उसी अनुरूप में तोड़ कर लिखेंगे। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 4 पार्ट में बांट के पूछा गया है तो आप प्रश्न को जो है आंसर को उसी फॉर्मेटिंग में टुकड़ों में तोड़कर 4 टुकड़ों में आंसर देने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि पूछा कुछ भी और आपको जितना याद है उसको पूरा लिख के चले आएंगे, ऐसे में मार्क्स नहीं मिलता है। अब तो देखेंगे बौद्ध धर्म के साथ संबंध, तो कई बौद्ध स्थापत्य सांची भरहुत स्तूप के अलावे अनेक बौद्ध विहार यथा नागार्जुन पहाड़ी, लोमेश ऋषि गुफा का निर्माण मौर्य शासकों द्वारा करवाया गया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने धम्म की नीति अपनाई एवं विश्व के कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। उपरोक्त तथ्यों, चलिए अब हम देखते हैं कि निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है। तो आप देखेंगे उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम देखते हैं कि मौर्यकालीन कला विविध आयामों में परिपूर्ण थी तथा अपनी कल्पना शक्ति, शिल्प,
वैज्ञानिक विधि एवं रचनाशीलता में भी काफ़ी समृद्ध थी। अतएव यह कहा जा सकता है कि बिहार में मौर्य कला के प्रचार प्रसार ने न केवल कला के दृष्टिकोण से बिहार का मान बढ़ाया, अपितु इनके बिहार को समस्त विश्व में एक नई पहचान दी। अतः यह कहना समीचीन होगा कि मौर्य कला बिहार का स्वर्णिम काल था। इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि मौर्य कला के क्वेश्चन को कैसे लिखा सकता है। अब इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ दे, तो उसमें आप अगर मौर्य कला की विशेषता पूछ दिया जाए शॉर्ट्स में, तो आप उसको यहाँ से काट के लिख सकते हैं। मौर्य कला के बारे में पूछ दे तो इसमें भी लिख सकते हैं। मौर्यकालीन शासकों के योगदान के बारे में पूछ दे उसमें भी लिख सकते हैं। बौद्ध धर्म का संबंध पूछ दे तो उसमें भी लिख सकते हैं। और अगर संपूर्ण मौर्य कला के बारे में पूछ दे तो उसमें भी लिख सकते हैं। तो इसी कड़ी में दोस्तों कल फिर अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। पाल कला के बारे में बताया जाएगा। कला के अंदर जितने क्वेश्चन आते हैं वो आपको लगातार बताया जाएगा। साथ ही साथ हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न हैं उसको इस सीरीज में पूर्ण कराई जाएगी। फिर सेकेंड स्टेज में हम लोग सेकेंड सेक्शन की बात करेंगे। तब तक लगातार पढ़ते रहें। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें एवं निरंतरता बनाए रहें। धन्यवाद।